हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल G10 क्लासेस। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि G10 क्लासेस की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है प्री स्टडी जोन का। तो उस प्री स्टडी जोन के अंडर आई आकांक्षा जैन आज मैं आप लोगों का द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 12 स्टार्ट करूंगी, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो पहली यूनिट है हमारी क्लास 12 की वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब कुल मिला के होता है कि चार्जेस जो है वो हमारे रेस्ट पे हैं, मतलब चार्जेस के अंदर मोशन नहीं है। अगर चार्जेस हमारे रेस्ट पे हैं तो दो चार्जेस रेस्ट पे हैं या दो से ज्यादा चार्जेस रेस्ट पे हैं तो उनके बीच में क्या होगा, एक पर्टिकुलर चार्ज अगर रखा हुआ है तो वहां पे क्या होगा, किसी भी चार्ज को उठा के लाके कहीं रख रहे हैं तो क्या वर्क होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर के अंडर। इस चैप्टर को हम लोग दो पर्टिकुलर पार्ट्स में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं तो चार्जेस होते क्या है। जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है चार्ज की वो है प्रॉपर्टी हेल्ड बाय some kind of elementary particles to distinguish them on the basis of how they move in electric field and magnetic field। जैसे कि हम लोगों ने सुना होगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि कोई भी पार्टिकल है अगर तो उसका कुछ ना कुछ मास होता है। अगर कोई पार्टिकल है उसका कुछ ना कुछ मास है तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकल ग्रेविटी में किस तरह से बिहेव करेगा। तो उसी तरह से अगर कोई पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड में किस तरह से बिहेव करेगा वो हमारा मास प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। उसी तरह से जो किसी भी पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है वो होती है चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम बोल सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से बिहेव करेगा। मतलब कि अगर कोई एक स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां पे हम एक चार्ज ला के रख देते हैं तो क्या होगा, या कोई एक स्पेस है उसके ऊपर एक वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है मतलब मैग्नेट रखा हो। ये सारी चीजें हम लोग अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। वहां पे अगर हमने चार्ज लाके रखा है तो उस चार्ज के ऊपर किस तरह का फोर्स लगेगा, क्या चार्ज मूव करेगा, चार्ज रेस्ट पे रहेगा, अगर चार्ज मोशन में आता है किस वेलोसिटी से मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर पार्टिकल पे चार्ज कैसा है और कितना है। तो चार्ज की यूनिट, सबसे पहला पॉइंट, यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट होती है, क्लास 9 से पढ़ा होगा, कूलम। चार्ज की यूनिट होती है कूलम। चार्ज को का नोटेशन होता है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, किसी से भी कर सकते हैं। इसका डायमेंशन होता है ए टी। ये किस फॉर्मूले से आया होगा, Q इज इक्वल्स टू आई टी से। ये हो गया चार्ज। अब चार्ज हमारे दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कोई भी बॉडी है हमारी, हो सकता है कि इसको बोला जाए कि ये बॉडी हमारी न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज ही नहीं है, इस बॉडी के ऊपर चार्ज है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो ओवरऑल बोला जाता है कि बॉडी जो है हमारी वो न्यूट्रल है। तो चार्जेस हमारे दो तरह के हो गए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं क्योंकि हमें चार्ज के बारे में अगर पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है, किसी भी बॉडी पे चार्ज आता कैसे है। दो तरह के मेथड ऑफ चार्जिंग हमारे कोर्स में है, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक बॉडी है, कंडक्टर है, मतलब वो चार्ज को होल्ड कर सकती है। कंडक्शन में क्या होगा कि अगर हमारे पास एक पहले से चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है, अगर हमने इसको इसके कांटेक्ट में लाया, मतलब बॉडी ए को बॉडी बी के कांटेक्ट में लाया, तो जाहिर सी बात है कि बॉडी ए से कुछ चार्ज बॉडी बी पे ट्रांसफर हो जाएंगे और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा कि बॉडी बी भी जो है वो चार्ज हो जाएगी। और जैसे ही बॉडी बी हमारी चार्ज होगी हम बोलेंगे कि ये जो मेथड था किस तरह से एक अनचार्ज बॉडी चार्ज हो गई है वो होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन तो बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास चार्ज बॉडी है, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी बॉडी थी चार्ज थी, उसको दूसरी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाया। कंडीशन ये है कि जो अनचार्ज बॉडी है
ये कैसी होनी चाहिए, कंडक्टर होनी चाहिए। कंडक्टर मतलब कि उसके वो चार्जेस को होल्ड करने के केपेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बॉडी बी प्लास्टिक है और हम बोल रहे हैं कि अरे प्लास्टिक चार्ज नहीं हुई, तो वहां पे बॉडी बी चार्ज नहीं होगी, क्योंकि चार्जेस की हम लोगों ने डेफिनेशन ही पढ़ा था, सम काइंड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। हर तरह के पार्टिकल में चार्ज नहीं होगा, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि चार्ज होल्ड करने के केपेबल होते हैं। अगला मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि चार्जिंग में इंडक्शन में हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने देखा ना कि कोई भी बॉडी थी उसके अंदर चार्जेस थे पर वो न्यूट्रल थी। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही हमारे अंदर नेगेटिव चार्ज था। तो यहाँ पे चार्जिंग में इंडक्शन में मान लीजिए कोई एक बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास लाया और इस न्यूट्रल बॉडी बी के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने नेगेटिव चार्ज भी थे, तो हमें चार्जेस की प्रॉपर्टी पता है। ये प्रॉपर्टी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि अगर दो चार्जेस हैं और दोनों पॉजिटिव हैं तो वो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, वो सारी चीजें आगे हैं। अब बॉडी बी के अंदर बहुत पॉजिटिव चार्ज भी होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अगर हम इसके पास ला रहे हैं तो इसका नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, इसका सारा पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट साइड में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि बॉडी बी के अंदर चार्ज था पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से बॉडी न्यूट्रल थी। अब जैसे ही हमने एक बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी इसके पास लाए, यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज बॉडी जब इसके पास आती है तो इससे कांटेक्ट में नहीं आई। कांटेक्ट में आती है तो चार्जिंग में कंडक्शन होता, कांटेक्ट में आने पे क्या होता है, इसका चार्ज ही इस पर ट्रांसफर होता है। यहाँ पे क्या है, इसका पूरा चार्ज अभी इसके पास है और इसमें चार्ज इंड्यूस हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारी जो बॉडी बी थी वो कुछ ऐसी हो गई है कि इधर साइड सारा नेगेटिव चार्ज, इधर साइड सारा पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं कि इधर साइड की हम लोगों ने इधर साइड को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इस साइड को अर्थ से कनेक्ट किया, जितना पॉजिटिव चार्ज है सब अर्थ के अंदर चला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, अगर जब हम इस बॉडी को छोड़ देंगे, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे इसके वॉल्यूम के ऊपर नेगेटिव चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो रिजल्ट क्या हुआ कि एक अनचार्ज बॉडी एक चार्ज बॉडी से के पास आने की वजह से उसके ऊपर एक चार्ज इंड्यूस हो गया। अब कितना चार्ज, देखिए चार्ज इंड्यूस कैसा हुआ, ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हुआ। पहली चीज, कितना चार्ज इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कि बॉडी ए पे कितना चार्ज है और बॉडी बी का मटेरियल क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, वो किस तरह के मटेरियल से बनी हुई है। तो ये था हमारा दो तरह के मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग बाय कंडक्शन जिसमें दोनों बॉडी कांटेक्ट में आती है और दोनों बॉडी के ऊपर सेम चार्ज होता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि दोनों बॉडीज कांटेक्ट में नहीं आती है और जो चार्ज इंड्यूस होता है वो ऑपोजिट होता है। अब हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे चार्ज की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि चार्जेस फॉलो एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन का मतलब होता है कि अगर एक बॉडी थी, इसके ऊपर +5 चार्ज की यूनिट कूलम, +5 कूलम चार्ज था, किसी एक्सटर्नल सोर्स से हमने इसको +2 कूलम चार्ज दिया। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि उस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +7 कूलम। क्यों? क्योंकि चार्जेस फॉलो एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। अब अगर इसी बॉडी के ऊपर +5 कूलम चार्ज था और हमने एक्सटर्नल सोर्सेस को -7 कूलम चार्ज दिया, तो अब इसके ऊपर एज अ रिजल्ट कितना चार्ज होगा, -7 + 5 मतलब -2 कूलम, बिकॉज चार्जेस डू फॉलो एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। एक और एग्जांपल ले ही लेते हैं। अगर इसके ऊपर -5 कूलम चार्ज था और हमने एक्सटर्नल सोर्स से -7 कूलम चार्ज दिया, तो यहाँ पे क्या होगा,
एज अ रिजल्ट बॉडी के ऊपर चार्ज -7 -5, 7 + 5 12, साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, -12 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्जेस आर कंजर्व्ड। चार्जेस आर कंजर्व्ड का मतलब होता है कि चार्जेस को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पर हाँ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। जैसे कि ये सारे एग्जांपल्स में भी हम लोग जिस भी तरह से चार्जेस को ट्रांसफर कर रहे होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो क्या होगा, चार्जेस हमारे कंजर्व्ड होंगे। मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कि दो बॉडीज थी, सेम मटेरियल की बनी थी, सेम शेप है, सेम साइज है, मतलब उनकी जो चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी है वो हमेशा सेम है। अगर इसके ऊपर +10 कूलम चार्ज था पहले से, एक सिमिलर काइंड ऑफ बॉडी आती है, इसके कांटेक्ट में आती है, तो यहाँ पे क्या होगा। अच्छा पहले अगर हम लोग ये देख लें कि इसके ऊपर +10 कूलम चार्ज था एक बॉडी ए के ऊपर, एक सिमिलर काइंड ऑफ बॉडी आती है इसके कांटेक्ट में। सिमिलर बॉडी मतलब सेम शेप, सेम साइज और सेम मटेरियल। तो यहाँ पे क्या होगा कि चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसके ऊपर +5 कूलम और इसके ऊपर +5 कूलम, मतलब ओवरऑल जितना चार्ज इनिशियली था उतना चार्ज फाइनली भी है, पर क्या हुआ है, चार्जेस हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी से चार्ज जो है वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया है। चार्जेस को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट हाँ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज की कि चार्जेस आर कंजर्व्ड। थर्ड प्रॉपर्टी है कि चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी है, बोला जाए कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि बोलेंगे 5.5 इलेक्ट्रॉन्स है, कोई बॉडी उसके ऊपर बोल सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, ये सब तो चीज, ये सारी चीजें बोली जा सकती है, लेकिन ये तो नहीं बोला जा सकता 0.5 इलेक्ट्रॉन है, 1.6 इलेक्ट्रॉन है, ये सारी चीजें नहीं बोली जा सकती। इसका मतलब कि अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर वो चार्ज बॉडी है, तो उसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो होगा n इंटू ई। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट बॉडी, और ये है हमारा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं आप लोग खुद से उसको रिकॉल करिए उसका आंसर, ये नहीं कि वीडियो को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस। बॉडी के ऊपर अगर एक बॉडी है उसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल कितना चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर्स में, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि -1 इलेक्ट्रॉन या -2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे होंगे। तो n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर के सेट में बिलोंग करेगा। एक क्वेश्चन अगर देखा जाए कि एक बॉडी है, अ बॉडी हैज +1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज लेके चलते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, उस बॉडी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर बॉडी के ऊपर 1 कूलम का चार्ज है। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 1 कूलम, हमें निकालना क्या है N, और E हमको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q इज इक्वल टू NE का फॉर्मूला लगा के हम बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर कितने चार्जेस, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये आप लोगों का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ इस तरह का। सबसे जो पहला फॉर्मूला आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो यही होता है, Q इज इक्वल टू NE। यहाँ तक आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम के टाइम पे अगर आप अपनी हैंड रिटन नोट्स को पढ़ेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, क्योंकि बुक से पढ़ने पे अलग अलग टॉपिक मिलेगा, कभी कुछ नया दिखने लगेगा, और हैंड रिटन नोट्स में जो आपको आता है वही दिखेगा, तो एग्जाम टाइम पे किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, कूलम्स लॉ। बहुत सिंपल टॉपिक है,
कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर जैसे हम लोगों ने देखा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है भैया, दो चार्जेस रखे हैं, अगर दोनों सेम होंगे तो रिपेल कर जाएंगे और दोनों डिफरेंट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट कर जाएंगे। लेकिन बात ये आती है कि अगर वो लोग एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना फोर्स लग रहा होगा उन दोनों के बीच में। तो अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस R, अब दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, दोनों का चार्ज कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इनके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इनके बीच में फोर्स लगेगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। ठीक, अब जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस, हमें क्या मिलेगा कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलते थे, उसके बाद काफी सारे प्रैक्टिकल्स किए गए। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदला गया तो एक कांस्टेंट आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है कूलम्स लॉ कि अगर दो बॉडी है सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस R कैरिंग चार्जेस Q1 एंड Q2 तो उनके बीच में फोर्स लगेगा इतना। अभी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। वैसे उसमें कुछ खास है नहीं, वो हम डायरेक्शन तो देख के ही बता सकते हैं, पर ठीक है फिर भी वेक्टर लॉ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये आता है। अब बात आती है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब हुआ कि जो दोनों चार्जेस रखे हुए हैं वो हमारे वैक्यूम में रखे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू अगर उन्हीं दोनों चार्जेस को किसी और मीडियम में ले जाके रखा जाए। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो वैल्यू भी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 into 10 to the power 9, और इसकी अगर हम यूनिट निकालें तो आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.85 into 10 to the power -12 न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2 कूलम स्क्वायर। इसमें अगर एक मार्क्स में न्यूमेरिकल हटा दिया जाए, एक मार्क्स में इसका डायमेंशन आएगा, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये आप लोग निकालिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट कीजिएगा, उसका रिप्लाई जल्द से जल्द मिल जाएगा। कूलम्स लॉ का ये था कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2 सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस R, तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा। इट कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मतलब ये हुआ कि ये फोर्स क्या है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। पर एक बेसिक चीज कि फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस, मतलब दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसी लाइन पे ही फोर्स लगेगा। मतलब फोर्स अगर अट्रैक्टिव होता है तो इधर लगेगा और रिपल्सिव होता है तो इधर लगेगा। इस पे भी सेम चीज, अट्रैक्टिव तो इधर, रिपल्सिव तो इधर। मतलब ये जो लाइन है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली इसी पे अलोंग लगेगा, आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ। आप लोग का क्या काम है कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन और इसका भी डायमेंशन निकाल लीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कुल मिला के इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम उठा के, अगर हमें वैल्यू याद रहेगी तो हम डायरेक्टली उठा के यहाँ पे रख देंगे, हमारा सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके कूलम्स लॉ को नोट कर लीजिए। जैसे ही एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हो उसके न्यूमेरिकल जरूर कंप्लीट कर लीजिए, और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
बाकी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप लोग उसको वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है? मान लिया सेम चीज, ये Q1 है, ये Q2 है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट O है, इससे ये कितनी वेक्टर डिस्टेंस पे है? R1 वेक्टर, और इससे ये R2 वेक्टर। तो Q1 और Q2 चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा? R2 माइनस R1, जिसको हम लोग लिखेंगे R21। ट्रायंगल लॉ, वेक्टर का जो ट्रायंगल लॉ होता है वो ये फॉलो कर रहा है। ये हमारा हो गया R21 वेक्टर। अब इन दोनों चार्जेस के ऊपर मान लेते हैं कि दोनों सेम चार्ज है, सेम चार्ज आ जाए कि दोनों या तो पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। यहाँ जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, और इस वाले को बोलेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। हमारा मेन मकसद क्या है? फोर्स तो हम लोग निकाल ही लेंगे, कूलम्स लॉ का जो पहले फॉर्मूला बताया है, डायरेक्शन निकालना। बट जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये कभी कभी बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ये आगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये हमारे फोर्सेस हो गए। अब आप लोगों ने यूनिट वेक्टर सुना होगा। यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर। सिमिलरली R12 क्या होगा? R12 अपॉन मॉड ऑफ R12। अब हमें ये चीज पता है कि R21 क्या है? R2 माइनस R1। इसी तरह से R12 क्या होगा? R1 माइनस R2। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके ये लिखा जा सकता है R21 इज नथिंग बट माइनस ऑफ R12, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों के बीच में बराबर रहेगा। बस मैटर क्या करता है कि हम इधर से इधर मेजर कर रहे हैं या इधर से इधर मेजर कर रहे हैं। तो डिस्टेंस बराबर है पर दोनों का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। तो अगर हम लोग देखें कि फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, तो हम लोगों ने पहले देखा था R21 डिस्टेंस का स्क्वायर। अब जो इसका डायरेक्शन होगा R2, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, वो किधर है? लेफ्ट से राइट साइड में है। तो डायरेक्शन कौन सा लेंगे? यही R21 वेक्टर का, ये यूनिट वेक्टर R21। इसी तरह से फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे बट ऑपोजिट होते हैं। यहाँ से जब हम देखेंगे यहाँ से ये भी कंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि R21 इज माइनस ऑफ R12, दोनों डिस्टेंस बराबर है तो मैग्नीट्यूड बराबर होने की वजह से हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकते हैं R12 इज माइनस ऑफ R21 यूनिट वेक्टर। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से ये कंक्लूड होगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज is equal but in opposite direction of the force acting on second charge due to first charge. कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सिंपल हमें कूलम्स लॉ से फोर्स निकालना आना चाहिए, जो कि हमारा मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला था, स्केलर फॉर्मूला। और डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें दे दिया जाए ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन हम लोग क्यों निकालना चाहेंगे? इससे जाहिर सी बात है दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इधर तरफ जाएगा और ये इस साइड जाएगा। दोनों अगर पॉजिटिव है तो रिपेल होगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको एक रफ आइडिया ले लीजिए, क्योंकि इसका प्रूफ कभी कभी आ जाता है, बाकी न्यूमेरिकल करने में इसका कोई भी रोल नहीं होगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक पूरा सिस्टम है आइसोलेटेड है, वहां पे सिर्फ दो चार्ज है और दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, ऐसा तो कभी होना नहीं है। तो वेक्टर की नॉलेज इसके लिए होना बहुत जरूरी है। तो अब है हमारा अगला टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मतलब अब अगर हमारा सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, आइसोलेटेड एज इन कि दो ही चार्ज नहीं है, हो सकता है पूरे सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं, जैसे कुछ ऐसा, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, और कुल मिला के यहाँ पे Q0 चार्ज है। अब बोला जाए कि Q0 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो Q0 के ऊपर एक इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा,
इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा और इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा। मान लेते हैं ये F फोर्स एक्टिंग ऑन 0th चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन 0th चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन, फोर्स नहीं लिखते हैं इसको, डायरेक्शन लिखते हैं, फोर्स इधर लिखते हैं। तो इसके ऊपर तीन फोर्सेस लगेंगे। अब अगर हमें वेक्टर आता है तो हम सिंपल सा डायरेक्शन देखेंगे, जो सेम डायरेक्शन में होगा उसको ऐड कर देंगे, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और इफ इन केस कुछ ऐसा आता है कि एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो हम लोग रिजल्टेंट फॉर्मूला से रिजल्टेंट निकालेंगे कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा एफ नेट वो क्या आएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, फिर आगे क्या होता है -2 F1 F2 cos थीटा। सिंपल, अभी इसका हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है, न्यूमेरिकल देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए कि एक स्क्वायर ट्रायंगल ले लेते हैं, चलिए एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी साइड A है, इसके तीनों वर्टिसेस पे सेम चार्ज रखा गया है Q Q Q। अब बोला जाता है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज एट A। अब जो A वर्टेक्स पे चार्ज रखा गया है इसके ऊपर फोर्स निकालना है। इसके ऊपर अगर फोर्स निकालना है तो सिस्टम में 3 चार्ज है, एक के ऊपर तो फोर्स निकालना ही है, बचे 2, इन दोनों की वजह से फोर्स रहेगा। अब अगर हम देखें कि इसकी वजह से क्या होगा, दोनों सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, इधर के चार्ज क्या होगा, क्योंकि फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस, ये होगा फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज एट A ड्यू टू चार्ज एट B, और इधर की तरफ आएगा सेम तरह से फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज एट A ड्यू टू चार्ज एट C। अब कुल मिला के हमें दोनों फोर्सेस पता चल गए, अब दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ये 60 वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। मतलब कुल मिला के एक चार्ज है जिसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री का। एफ ए सी कितना होगा, मैग्नीट्यूड की बात किया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यही चीज हमारा एफ ए बी भी होगा, दोनों के बीच में एंगल पता है, हम लोग एफ नेट निकाल सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हेक्सागन तक के क्वेश्चंस आते हैं कि एक हेक्सागन है, उसके 6 वर्टिसेस पे चार्जेस रखा हुआ है और पूछ रहा है कि सेंटर पे चार्ज है या एक पर्टिकुलर किसी भी वर्टेक्स पे चार्ज है, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो ये फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के अंडर आएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, सारी साइड्स A है, वर्टेक्स पे चार्ज Q Q Q रखा है, एक पॉइंट P है, P क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल है, और P पे कितना चार्ज रखा है, स्मॉल q। तो हमें निकालना है फोर्स एट स्मॉल q। ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, अगर गलत होगा तो सही सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यहां तक होने के बाद अब हमें पता चल गया कि 2 चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स लगेगा, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। हमको ये भी हम लोग निकाल लेंगे कि उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, सब कुछ निकाल लिया। अब फोर्स लगता क्यों है, ऐसा तो है नहीं कि अब यहाँ पे एक चार्ज रखा है और एक आपके घर पे चार्ज रखा है तो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव वो सब बात की बात है, ऐसा तो है नहीं। तो फोर्स लगता किस वजह से है, उसके लिए हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज की वजह से चारों तरफ उसकी फील्ड होगी, मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है
तो वो उससे या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरह का चार्ज है। तो ये चीज आती है इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक के अंडर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि अगर पहले तो ये देख लें कि अगर एक चार्ज रखा हुआ है और एक पर्टिकुलर पी पॉइंट है, इन दोनों चार्जेस को एक लाइन से ज्वाइन करें आर डिस्टेंस पे, तो इस आर डिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट पे क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है पी पॉइंट बहुत दूर हो, वहां पे कोई फील्ड ना हो सकता है पी पॉइंट बहुत पास हो, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू एट आर डिस्टेंस क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इंडिपेंडेंट कि यहाँ पे कितना बड़ा चार्ज रखा हुआ है डजेंट मैटर, यहाँ पे फील्ड हमेशा उतनी ही रहेगी। अब यहाँ पे कोई अगर हमने चार्ज लाया, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक चार्ज लाया, इसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। ये चीज दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेके चलते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया कैसे, ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट force acting on a charge on a unit positive charge placed at that point। अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, ये 1/q बाहर रखते हैं, जो फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से स्मॉल क्यू कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस। मतलब कि जिस भी पॉइंट पे हम फील्ड निकाल रहे हैं वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि उस पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखा है, वो डिपेंड करेगा कि उसके चारों तरफ कितना चार्ज रखा हुआ है। अब इसकी फील्ड में कोई भी चार्ज आएगा तो उसके ऊपर वो अपना फोर्स लगाएगा, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से भी लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट लिमिट चार्ज टेंडिंग टू जीरो टेस्ट चार्ज एफ अपॉन क्यू। ये सब तो एग्जाम्स में लिखने के जो मेन फॉर्मूला यूज होता है वो ये होता है कि आर डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू कैपिटल क्यू चार्ज, तो वो कितनी होगी। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है चार्ज से पहले, तो चार्ज के सरफेस पे वो रेडियल होती है। अगर पॉजिटिव है तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड करेगा कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब चार्ज 10 कूलम का 100 कूलम का, उस पर डिपेंड करेगा। और अगर चार्ज -q है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमारी रेडियली इनवर्ड होगी। इसको बोलेंगे रेडियली, मतलब टैंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में रेडियली इनवर्ड हो गया, और ये चीज हो गई हमारी रेडियली आउटवर्ड। मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली इनवर्ड होगी। अब अगर पूछा जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगी, ये पॉजिटिव है, ठीक, टेस्ट चार्ज रखेंगे पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होगा तो इस पे कितना फोर्स किस डायरेक्शन में, इधर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब यही चीज ये होता कि हमारा ये चार्ज क्यू था और हमने जो टेस्ट चार्ज है वो हमारा नेगेटिव ला के रख दिया, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। टेस्ट चार्ज इसीलिए पॉजिटिव रखा जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, बाकी नेगेटिव रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर चार्ज है तो उसकी वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी। इस चार्ज से हम जितनी दूर जाते जाएंगे उतनी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। मतलब क्यों, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जितनी दूर जाते जाएंगे मतलब R बढ़ता चला जाएगा, E की वैल्यू इतनी कम होती चली जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी कम होगी उस पर्टिकुलर फील्ड में अगर कोई चार्ज आएगा तो उसके ऊपर फोर्स उतना ही कम लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच, रेडियस नहीं डिस्टेंस के बीच में अगर हम ग्राफ बनाए तो वो कुछ ऐसा बनेगा। मतलब चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, क्यों, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है मान लीजिए,
अगर हम चार्ज के पास देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत डेंस है, दूर जाते जाएंगे ये सारी फील्ड लाइंस ऐसे फैलती चली जाएंगी, तो जितना ज्यादा दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर होंगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मतलब अगर कोई चार्ज है यहाँ और यहाँ पे हम एक चार्ज ला के रखें तो उनके बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा एज कम्पेयर टू अगर हम चार्ज को यहाँ पे ला के रखते हैं। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से अगला टॉपिक जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा उसके पहले एक चीज और देख लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने सिंपल देखा कि आइसोलेटेड सिस्टम था, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज रखा था तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, एक नेगेटिव चार्ज रखा था तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी। अब अगर मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं सेपरेटेड बाय एनी डिस्टेंस, तो इसमें से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कुछ ऐसे निकलेंगी। सेम तरह से इसमें से भी निकलेंगी। ये चीजें आती हैं बोर्ड्स में, to draw the electric field lines for the following system of charges। अब यही चीज अगर ये होता कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ से हो सकता है उसमें से कुछ लाइन्स निकलती और नेगेटिव चार्ज में एंटर कर जाती, हो सकता है कुछ चार्ज फील्ड लाइन्स निकलती कहीं और चली जाती, इसमें से हो सकता है किसी और सिस्टम ऑफ चार्जेस में कहीं और चार्ज रखा है तो उसकी चार्ज इसमें एंटर कर जाती, उसकी फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर जाती। तो जरूरी नहीं है कि दो चार्जेस रखें तो सारी फील्ड लाइंस इसमें से निकलेगी और इसमें ही एंटर करेगी, हो सकता है पूरे सिस्टम में और चार्जेस रखे हो कहीं और एंटर कर जाती है। कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर करेगी या कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी चार्ज में से निकलेगी वो डिपेंड करेगा कि क्यू कितना है, 10 कूलम है, 100 कूलम है, 1000 कूलम है, कितना है। जितना बड़ा चार्ज उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा फोर्सेस बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। लिखते जाइएगा, नोट्स काफी यूजफुल होगी। ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज था Q0, यहाँ पे था Q1, ये था Q2 और एक पर्टिकुलर पॉइंट P यह पूछा जाए यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो जाहिर सी बात है अगर इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबकी वजह से होगी। तो हम लोग इसको जब ज्वाइन करेंगे मान लेते हैं कि ये R0 डिस्टेंस, R1 डिस्टेंस, ये हमारा हो गया R2 डिस्टेंस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे। हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, देखेंगे अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, उस हिसाब से हम मान लिए कि E1 इधर आया, E2 इधर आया और E3 इधर आया, रिजल्टेंट फॉर्मूला लगा के हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एक ऐसा टॉपिक है इसमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वो उस पूरे सिस्टम में जितने भी चार्जेस होंगे सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट होगा। इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं एक स्क्वायर है, चार वर्टिसेस, इसकी वर्टिसेस पे कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके डायगनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, मतलब डायगनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, 8 पॉइंट P निकालनी है। अब P पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो सारे चार्जेस की वजह से होगी। सबसे पहले हम A चार्ज की वजह से निकालेंगे, यहाँ पे हम अपना टेस्ट चार्ज रखेंगे। टेस्ट चार्ज कैसा होता है, प्लस Q0, ये दोनों क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ये दोनों के बीच में रिपल होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड EA, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A कितना होगा, EA, डायरेक्शन रिपल्शन हो रहा है इस वजह से वही डायरेक्शन, जो फोर्स का डायरेक्शन वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये हो गया हमारा EC। सिमिलरली इन दोनों के बीच में रिपल्शन मतलब EB, ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ लीजिएगा।
ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अट्रैक्शन ई डी, ये हो गया। डायरेक्शन सबका पता चल गया। सबसे पहला काम यही होता है कि सारी चीजों का डायरेक्शन बना लिया जाए, फिर उसको अपना सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। अब बात आती है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये कितना होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना लेंगे, एपी, एपी का स्क्वायर। अब बात आती है एपी कितना होगा। सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे एडीसी, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस, तो आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, मतलब ये हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर AC स्क्वायर, AC कितना हो गया √2A, ये आ गया AC। अब हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, तो यहाँ से AP कितना आ जाएगा AC बाय 2, मतलब √2A बाय 2, कुल मिला के हो गया A बाय √2, ये आ गया AP। आते हैं यहाँ पे वापस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2/A स्क्वायर, ये होगा EA। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे EB, उसके बाद EC, उसके बाद ED। सॉल्व करिएगा, सारी वैल्यूज जो है वो बराबर ही आएंगी। क्यों? क्योंकि चार्ज बराबर है हर वर्टेक्स पे और वर्टेक्स से पॉइंट का डिस्टेंस भी बराबर है, तो यही आएगा EB, यही आएगा EC और यही आएगा ED। एग्जाम में ऐसा नहीं करना होता है, एग्जाम में सब अलग अलग निकालना होता है, पर जस्ट बिकॉज टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, एग्जाम्स एकदम सर पे है, हम लोग शॉर्टकट लेकर चलते हैं। अभी ये आ गया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे EB और ED सेम डायरेक्शन में, EA और EC सेम डायरेक्शन में, मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं कि ये पॉइंट P है, इधर के डायरेक्शन में आएगा EB प्लस ED और इधर के डायरेक्शन में आएगा EA प्लस EC, सेम डायरेक्शन में, इस वजह से। ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, EA और EB को, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q अपॉन A स्क्वायर, ठीक है, और ये भी सेम आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q अपॉन A स्क्वायर। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P नेट, वो कितना होगा, अभी वेक्टर छोड़ते हैं, अंडर रूट, मान लेते हैं कि ये आ गया हमारा E1, इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं E2, कुछ मिला के ये E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, क्योंकि अगला जो थर्ड टर्म है cos 90 जीरो होता है, तो ये आ गया हमारा E नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे और जो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है E1 E2 का, इसका मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो एकदम सेंटर से निकलेगा, कितने एंगल पे 45 डिग्री पे। तो आंसर कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू, जो भी इसका सॉल्यूशन आता है, एट 45 डिग्री टू एनी ऑफ द डायगोनल। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स एग्जाम्स में, नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा क्योंकि क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए। अब रही बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन का बेस यही होता है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं कि प्योरली इलेक्ट्रिक फील्ड पे ना देके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी और चीज को मर्ज कर देंगे, बट बेस यही रहेगा, बाकी कुछ अलग सा नहीं आता है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के पहले हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब अगर हमारे पास कोई चार्ज रखा हुआ है तो उससे चारों तरफ फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। अगर उससे चारों तरफ फील्ड लाइंस निकल रही होंगी मतलब कुछ ऐसा है, अगर ये चार्ज है Q, कुछ ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, जितने पास होंगे हम चार्ज के फील्ड लाइंस उतनी ही ज्यादा डेंस होंगी और जितनी दूर जाएंगे फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा दूर होती चली जाएंगी। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखें,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, अभी हम लोगों ने काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा है उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में थी और नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में थी। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक, मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रही है नेगेटिव में एंटर कर रही है तो वो कंटिन्यूअस होगा बिना किसी ब्रेक के। बिना किसी ब्रेक के किस कंडीशन में होगा? जब हमारा जो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमारा चार्ज फ्री हो, मतलब उसमें वहां पे और कोई चार्ज ना हो, इन अ चार्ज फ्री रीजन। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। टू फील्ड लाइंस never cross or intersect each other। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी लिखने को, तो फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी तो सारी लिखना ही पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में देखते हैं कि टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सबसे पहले क्या होता है कि सारी प्रॉपर्टीज लिखने को आता है, प्रॉपर्टीज के साथ साथ क्या आता है कि आपको इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रीजन लिखने को भी आ सकता है कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर और इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो अगर पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, तो P पॉइंट पे हम लोग को क्या करना होता है? टैंजेंट बनाना होता है, और ये होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर दो फील्ड लाइंस हमारी इंटरसेक्ट कर दें तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो वाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इस वजह से, क्यों? because at the point of intersection there will be two tangents, and hence two possible directions of electric field which is not possible, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होगा, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इस वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज लिखने के साथ साथ कभी कभी रीजन भी पूछा जा सकता है कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका एग्जैक्टली रीजन यही लिखा जाता है कि टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टैंजेंट्स एंड हेंस two possible direction of electric field which is not at all possible। ये हो गई हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कूलम, सबसे पहले चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टीज, कूलम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये था हमारा एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिगार्डिंग डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तब तक आप लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर की नोट्स कंप्लीट कीजिए, थ्योरी पोर्शन कवर कीजिए, और साथ ही साथ जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं सारे उन सबके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर एक क्वेरी बॉक्स है, आप उस पर हमें मेल भी कर सकते हैं। ये है हमारी वेबसाइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो या कोई भी सजेशन देना हो कि हम लोग कैसे अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और उनको भी बोलिएगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।